कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डीमन लॉर्ड चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है और हर जगह पर आग लगा दिया होता है। पर वहीं पे एक ताकतवर हीरो होता है जो कि अपनी पावर्स को यूज करके डीमन लॉर्ड को वहां पर हराता है और उसको सील कर देता है। लेकिन इस जंग की वजह से वहां पर चारों तरफ बहुत ही बुरी हालत हो गई होती है। वहीं हमें दूसरी तरफ हमारे हीरो ईफन को भी दिखाया जाता है जो कि अभी तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि भागते हुए जाकर अपने फादर को ढूंढ रहा होता है। जहाँ पर ईफन के फादर डीमन लॉर्ड के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं ताकि डीमन लॉर्ड के सिपाही वापस से डीमन लॉर्ड को आजाद ना करा पाएं। लेकिन इस तरफ तो ईफन के फादर इस लड़ाई को हार रहे होते हैं, इसलिए वो अपने बेटे को वहां पर देखकर उसके अंदर एक डिवाइन की छुपा देते हैं, इस उम्मीद में कि जब उनका बेटा बड़ा होगा तो पूरी दुनिया की रक्षा करेगा। पर जब ईफन वहां पर बड़ा होता है तो एक लूजर बन जाता है जो कि हमेशा अपने कमरे में बैठकर बेकार की कॉमिक्स बनाया करता है और जेब खर्चा चलाने के लिए फूड डिलीवरी का वहां पर काम करता है। पर एक दिन ईफन जिस शहर में रह रहा होता है वहां पर आसमान से एक रोशनी आकर एक बहुत ही बड़ा धमाका करती है जिससे कि वहां पर एक रिफ्ट खुल जाता है। रिफ्ट यहाँ पर एक पोर्टल के जैसा है जिससे कि कोई भी दूसरी दुनिया में जा सकता है। अब इस शहर में जो यहाँ पर धमाका हुआ होता है उसमें से एक रोशनी निकलकर ईफन को भी जाकर लग जाती है जिससे कि अब ईफन भी यहाँ पर एक दूसरी दुनिया डीमन वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक डीमंस है और ईफन को अपनी पावर्स को यूज करके उन सभी डीमंस को मारना है। वहीं दूसरी दुनिया में आने की वजह से ईफन का वहाँ पर पूरा रूप भी चेंज हो गया होता है और ईफन को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में आकर वहाँ का मेन कैरेक्टर बन गया है, जिससे कि ईफन वहाँ पर खुश होने लग जाता है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसकी पुरानी जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा बेकार थी, पर क्योंकि वो यहाँ पर इस दुनिया का मेन कैरेक्टर बन चुका है तो वो इस दुनिया में मजे करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर ईफन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर ईफन को वहाँ पर उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर ऐसा सोच रहा होता है कि वो तो यहाँ का मेन कैरेक्टर है तो उसके पास में बहुत ही खतरनाक पावर्स होंगी, इसलिए वो डीमन यहाँ पर ईफन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। पर तभी वहाँ पे वो डीमन आगे आके ईफन के ऊपर हमला करता है और उसको एक बहुत ही जोरदार अटैक मारता है जिससे कि अब ईफन को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा चोटें आती है और वो यहाँ पर रोते हुए सोचने लग जाता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी अच्छा क्यों नहीं होता है। अब तभी वो डीमन भी वहाँ पर आगे बढ़कर ईफन को मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लू एंग नाम का एक लड़का आता है जो कि अपनी पावर्स को यूज करके उस डीमन को वहां पर रोकता है, जिसके बाद अब लू एंग वहां पर अपने खतरनाक अटैक्स उस डीमन के ऊपर करने लग जाता है। और उस डीमन को वहां पर इन सभी अटैक्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अभी भी वहां पर खड़ा होता है, जिससे कि अब लू एंग वहां पर उस डीमन से मुकाबला करने लग जाता है। वहीं पर ईफन भी खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर तुरंत ही वहां से अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है। पर तभी वहां पे एक रोशनी आती है जिससे कि ईफन को वहां पर एक जादुई तलवार मिलती है जिसकी रोशनी और ताकत वहां पर इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से उस डीमन का ध्यान वहां पर लू एंग से हटकर ईफन के ऊपर आ जाता है और फिर वो डीमन वहां पर ईफन को मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। पर तभी ईफन भी वहां पर उस डीमन से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उस डीमन से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो उसे मत मारे, पर वो डीमन वहां पर कुछ भी नहीं सुनता और ईफन को मारने के लिए आगे आने लग जाता है, जिससे कि अब ईफन का भी वहां पर पैर फिसल जाता है और वो उस पेड़ से नीचे गिरने लग जाता है। और इसी बीच ईफन की तलवार भी उसके हाथों से छूट गई होती है जो कि सीधा जाकर उस डीमन के सर के आर पार चली जाती है, जिससे कि अब वो डीमन वहीं पर ही मारा जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ईफन सीधा अपने आप ही अपनी असली दुनिया में आ गया होता है जहाँ पर वो अपने असली रूप में भी होता है पर एक सड़क के किनारे कहीं पर पड़ा होता है। अब जैसे ही वहाँ पर ईफन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक अलग सा क्रिएचर खड़ा हुआ है जो कि नॉर्मल दुनिया में नहीं पाया जाता है, जो कि एक डिवाइन बीस्ट है जिसका कि नाम यहाँ पर जीरोन है और जीरोन के यहाँ पर सिर्फ ईफन ही देख पा रहा होता है। अब ईफन वहाँ पर जीरोन को कोई नया जानवर समझकर उसके साथ में खेलने लग जाता है, पर क्योंकि ईफन के अलावा वहाँ पर जीरोन को और कोई भी नहीं देख सकता है इसीलिए वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब यही सोच रहे होते हैं कि ईफन यहाँ पर कोई एक पागल है। वहीं एक सफाई करने वाला कर्मचारी भी ईफन की इन हरकतों को देखने के बाद में उसकी वीडियो बनाने लग जाता है। अब उसके बाद ईफन वहाँ पर जीरोन को लेकर अपने घर पर वापस आ जाता है और ईफन वहाँ पर जीरोन को कोई मामूली जानवर समझकर उसको जानवरों वाला खाना और पानी देता है, लेकिन इस पर जीरोन वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और सभी चीजों को फेंक देता है।
है और ईफन से कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर कोई मामूली जानवर नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर एक डिवाइन बीस्ट हूँ जो कि तीनों दुनियाओं के बीच की सील की रक्षा करता है। पर ईफन को वहाँ पर ज़ीरॉन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसको वहाँ पर ऐसा लगता था कि डिवाइन बीस्ट तो बहुत ही ज्यादा बड़े और खूंखार होते हैं। जिस पर ज़ीरॉन उससे कहता है कि डिवाइन बीस्ट मेरे जैसे भी होते हैं। और तभी वहाँ पर ज़ीरॉन ईफन को दूसरी दुनिया में मिली उसकी तलवार के बारे में भी बताता है, जिससे कि ईफन को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि ज़ीरॉन यहाँ पर सच में एक डिवाइन बीस्ट है। अब उसके बाद ज़ीरॉन वहाँ पर कहने लग जाता है कि जो तीनों दुनियाओं के बीच की सील है उसे बहुत ही पहले बनाया गया था, पर अब वो यहाँ पर धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से सभी डीमंस रिफ्ट पोर्टल खोलकर असली दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सभी रिफ्ट पोर्टल यहाँ पर तभी बनते हैं जब किसी दुनिया में अनस्टेबल एनर्जी हो। अब उसके बाद ज़ीरॉन ईफन को बताता है कि तुम भगवान के द्वारा चुने गए एक स्पेशल लड़के हो जो कि डिवाइन बीस्ट और डीमंस दोनों को ही यहाँ पर देख सकता है, तो इसीलिए तुम्हें ही यहाँ पर सभी डीमंस को मारने में हमारी मदद करनी होगी। जहाँ पर ज़ीरॉन ईफन को सोचने के लिए कुछ टाइम भी देता है कि ईफन वहाँ पर जो अपनी बोरिंग से जिंदगी जी रहा है, जिसमें कि उसको सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, उसको छोड़कर वो डीमंस को मारने का काम करे, जिससे कि उसकी पावर भी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। लेकिन ईफन तो वहाँ पर एक बेवकूफ सा लड़का है जो कि किसी भी बात को सीरियस नहीं ले रहा होता है और ज़ीरॉन से कहता है कि हम लोग इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पर काम पे जाने का वक्त हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि ईफन वहाँ पर अपने काम पर जाने के लिए निकलता, तभी उसके फोन में वहाँ पर चोजन वंस नाम का एक सिस्टम अपने आप ही इंस्टॉल होने लग जाता है, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर होता है जिनको कि गॉड ने स्पेशल डीमंस को मारने के लिए चुना होता है। अब सब कुछ यहाँ पर ईफन के हाथ में होता है कि वो यहाँ पर अपनी बोरिंग जिंदगी जिए या फिर उसके फोन में जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है उसके एग्रीमेंट को साइन करके वो डीमंस को मारने का काम करे। लेकिन ईफन यहाँ पर अपनी बेवकूफी दिखाने लग जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर उस एग्रीमेंट को साइन कर देता है, जहाँ पर वो उस एग्रीमेंट के रूल्स को भी नहीं पढ़ता है कि उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। अब उसके बाद हम अगले सीन में लू वैंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमीर होता है और अभी वो इस समय कुछ काम से ईफन के शहर में ही आया होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ईफन यहाँ पर एक अकेला लड़का नहीं है जिसको कि गॉड ने डीमंस को मारने के लिए चुना है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका कि आपस में यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है और उन सभी के फोन में ही वो चूजन वंस नाम का सिस्टम इंस्टॉल है। और क्योंकि लू वैंग भी यहाँ पर गॉड के द्वारा चुना गया एक स्पेशल लड़का है जिसके फोन में भी यहाँ पर वो सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जिसमें कि वहाँ पर सभी लोग ईफन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं कि हमारी ग्रुप में एक नया लड़का आया है जिसने कि अपनी पहली बार में ही 3 स्टार डीमन को हरा दिया। लेकिन इस पर लू वैंग वहाँ पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसी ने वहाँ पर उस डीमन से ईफन की जान बचाई थी और ईफन तो वहाँ पर गलती से उस 3 स्टार डीमन को मारने में कामयाब हो गया था। पर वो लड़का वहाँ पर कितना ही ज्यादा बेवकूफ था। एक तो वो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं था और उस डीमन से डरकर भाग रहा था, यहाँ तक कि उसने जब उस डीमन को गलती से मारा तब उसने वहाँ पर किसी भी डीमंस को मारने के बाद में जो रिवॉर्ड मिलता है उसको भी नहीं लिया था। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ ईफन को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल से फूड डिलीवरी का काम कर रहा होता है और ज़ीरॉन भी वहीं पे उसके सर पे बैठकर आसपास के नजारे को देख रहा होता है। लेकिन ज़ीरॉन वहाँ पर इसमें इतना ज्यादा खो जाता है कि जब ईफन वहाँ पर ब्रेक मारता है तो ज़ीरॉन उसके सर से नीचे गिर जाता है और इस पर ज़ीरॉन वहाँ पर गुस्सा हो जाता है, जो कि ईफन से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर अचानक से ब्रेक क्यों मारी। तो ईफन उससे कहता है कि उसको वहाँ पर एक और डिवाइन बीस्ट दिख रहा है, जिस पर ज़ीरॉन उसको बताता है कि इस दुनिया में बहुत सारे डिवाइन बीस्ट है पर आम लोग उनको नहीं देख सकते हैं और सभी डिवाइन बीस्ट यहाँ पर ऐसे इंसानों को ढूंढते हैं जिनको कि गॉड ने यहाँ पर स्पेशली डीमंस को मारने के लिए चुना होता है। पर अभी जो तुम्हें यहाँ पर डिवाइन बीस्ट दिखा है वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर और बेवकूफ है। अब तभी वहाँ पे एक और डिवाइन बीस्ट ईफन की साइकिल पर आता है, जिसको कि अब ईफन वहाँ पर हाथ लगाने ही वाला होता है कि तभी ज़ीरॉन वहाँ पर उसको रोकता है और उससे कहता है कि इस डिवाइन बीस्ट को गलती से भी मत छूना, ये बहुत ही ज्यादा जहरीला है। तो अब ईफन भी वहाँ पर रुक जाता है और वो डिवाइन बीस्ट भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब ईफन वहाँ पे फूड डिलीवरी करने लग जाता है और इसी बीच वो वहाँ पर समाज सेवा भी कर रहा होता है कि जैसे कि एक बूढ़ी दादी को रोड पार कराना और फिर जब एक लड़की फिसल के गिरने वाली होती है तो उसको भी बचाना। अब इसी बीच ईफन वहाँ पर देखता है कि 2 डिवाइन बीस्ट रोड क्रॉस कर रहे हैं पर गाड़ी उनको कुचलने के लिए आ रही है, तो इसीलिए ईफन वहाँ पर बीच में जाकर उस गाड़ी को रोकता है और उन दोनों डिवाइन बीस्ट को रोड क्रॉस कराता है। लेकिन इस पर सभी लोग वहाँ पर ईफन पे चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि सभी लोगों को वहाँ पर वो डिवाइन बीस्ट नहीं दिख रहे होते हैं, जिस पर ज़ीरॉन भी वहाँ पर ईफन को बताता है कि तुम सच में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। तुमको मैंने यहाँ पर 10 बार बताया है कि सभी लोग डिवाइन बीस्ट को नहीं देख सकते हैं और आम
हम लोगों की चोट से डिवाइन बीस्ट को कोई भी चोट नहीं लगेगी। मतलब कि अगर वो कार डिवाइन बीस्ट के ऊपर से चली भी जाती तो उन दोनों डिवाइन बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। पर ये बात ईथन को वहाँ पर समझ में नहीं आ रही होती है और वो जहाँ पर भी डिवाइन बीस्ट को देख रहा होता है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। पर क्योंकि सभी को डिवाइन बीस्ट नहीं दिख रहे होते हैं इसलिए सभी लोग ईथन की वहाँ पर वीडियो बनाकर वायरल कर रहे होते हैं, जहाँ पर पूरे शहर में बातें चल रही होती है कि एक पागल हमारे शहर में खुला घूम रहा है। और चूजन वंश के ग्रुप तक भी वहाँ पर सारी बातें पहुँच रही होती है कि ईथन यहाँ पर क्या क्या बेवकूफी कर रहा है। तभी वहाँ पर चूजन वंश के जजेस अपने ग्रुप के सभी लोगों को बता देते हैं कि अगर ईथन यहाँ पर ऐसे ही सभी डिवाइन बीस्ट को देखकर ऐसे पागलों वाली हरकतें करता रहा तो नॉर्मल लोगों को भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि इस शहर में डिवाइन बीस्ट खुले घूम रहे हैं, जो कि यहाँ पर हमारे ग्रुप के रूल्स के बिल्कुल ही खिलाफ है। इसीलिए उस स्पेशल ग्रुप के जजेस ईथन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ईथन को गिरफ्तार करके जजेस के पास लेकर जाया जाता है, जहाँ पर जजेस उसको डांटने लग जाते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि तुमने सुबह ही हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया है और आधे दिन में ही तुमने हमारे ग्रुप्स के बहुत सारे रूल्स को तोड़ दिया है, लेकिन इस बारे में तो हमारे बेवकूफ ईथन को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता होता है। यहाँ तक कि वो यहाँ पर ये भी भूल गया होता है कि उसके फोन में एक स्पेशल ऐप भी इंस्टॉल्ड हुई थी और एग्रीमेंट साइन करते वक्त भी ईथन ने वहाँ पर कोई भी रूल्स को नहीं पढ़ा था। जहाँ पर ये सब कुछ जानने के बाद में जजेस को भी वहाँ पर पता चल जाता है कि ईथन यहाँ पर एक बेवकूफ लड़का है और वो बिना रूल्स को यहाँ पर जाने बेवकूफी में ही यहाँ पर सारे काम कर रहा था। इसीलिए सभी जजेस वहाँ पर ईथन को एक वार्निंग दे के छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि आगे से तुम हमारे ग्रुप के रूल्स को मत तोड़ना वरना तुमको बहुत ही कड़ी सजा मिल सकती है। अब उसके बाद जज वहाँ पर ईथन के बारे में पता करने लग जाते हैं और ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इतने बेवकूफ लड़के के इतना ताकतवर बीस्ट साथी है। इसीलिए वो ईथन से कहते हैं कि हमें भी तुम्हारे ताकतवर बीस्ट को देखना है। पर जैसे ही ईथन वहाँ पर ज़ीरोन को सभी जजेस के सामने लेकर आता है तो सभी जजेस उसको देखकर हंसने लग जाते हैं क्योंकि ज़ीरोन कहीं से भी ताकतवर नहीं लग रहा होता है। जिस पर ज़ीरोन भी वहाँ पर ईथन के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे इन सभी के सामने क्यों लाया। पर दूसरी तरफ तो सभी जजेस की हंसी ही नहीं रुक रही होती है और वो सभी जजेस सिर्फ हंसने के लिए ही उस कमरे से बाहर जाते हैं और ज़ीरोन भी यहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती को देखकर ईथन को मारने लग जाता है। जिसके बाद अब जजेस भी वहाँ पर किसी तरह से अपनी हंसी को कंट्रोल करने के बाद कमरे में वापस आते हैं और फिर ईथन को वहाँ पर एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देते हैं, जहाँ पर उनके ग्रुप के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि गॉड ने डीमंस को मारने के लिए स्पेशल चुना होता है। लेकिन ईथन तो वहाँ पे दूसरी दुनिया पे भी अपनी बहुत सारी बेवकूफियां कर रहा होता है, जिसको देखकर वहाँ पर सभी लोग ईथन के ऊपर हंस रहे होते हैं। पर तभी उन सभी में से कोई सभी को बताता है कि ये वही लड़का है जिसने कि अपने पहले मिशन में ही 3 स्टार डीमन को हराया था। और इसको सुनते ही वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर सभी की हंसी रुक जाती है। पर तभी उन सभी में से एक लड़का कहने लग जाता है कि ये नया लड़का यहाँ पर अपने बारे में सभी झूठी बातें फैला रहा है, बल्कि किसी और ने उस डीमन को वहाँ पर मारा होगा तो सभी लोग यहाँ पर ईथन का नाम क्यों ले रहे हैं। जिसके बाद अब वो लड़का वहाँ पर ईथन से कहने लग जाता है कि अगर तुम सच में यहाँ पर ताकतवर हो और तुमने ही वहाँ पर उस 3 स्टार डीमन को हराया था तो तुम इस बात को प्रूफ करने के लिए उस बड़े से ग्रीन स्टोन को जाकर टच करो, जो कि हमारे ग्रुप का कोई भी बंदा जब उसको छूता है तो वो स्टोन उस बंदे की पावर्स को 5 अलग लेवल्स में दिखाता है। लेकिन इसके लिए ज़ीरोन वहाँ पर ईथन को मना करने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम इन सभी की बातों में यहाँ पर मत आना और उस स्टोन को जाकर मत छूना। पर क्योंकि सभी लोग वहाँ पर ईथन का मजाक उड़ा रहे होते हैं इसलिए ईथन को भी वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उस स्टोन को छूने के लिए वहाँ पर चला जाता है। पर जैसे ही ईथन वहाँ पर उस स्टोन के पास पहुँचने वाला होता है कि तभी वहाँ पर बीच में एक बैरियर आ जाता है, जिससे कि टकराकर ईथन वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और फिर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर सच में इतने ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा कम है कि तुम उस बैरियर को भी पार नहीं कर पा रहे हो, तो तुम इस स्टोन को ही क्या छुओगे। पर अब इससे ईथन को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार को निकालकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है, जहाँ पर ईथन उस बैरियर को तोड़ के अंदर चला भी जाता है और उस स्टोन पर क्रैक्स भी आ जाते हैं। और इसको देखने के बाद तो वहाँ पर सभी लोग शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी उस बैरियर को तोड़ के अंदर नहीं जा पाया है और ये चमत्कार यहाँ पर सभी लोग पहली बार देख रहे हैं। फिर उसके बाद अब वहाँ पर जेन नाम का एक बॉडी बिल्डर टाइप आदमी आता है, जिसको कि देखकर ईथन वहाँ पर डर जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार उसने यहाँ पर कुछ बुरा तो नहीं कर दिया, और इसी की वजह से उसकी तलवार भी उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है। पर तभी जेन वहाँ पर ईथन के पास जाकर उसको शाबाशी देते हुए कहने लग जाता है कि मैंने
आज से पहले ऐसा चमत्कार पहले कभी भी नहीं देखा था। तुम सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो और आगे जाकर एक महान योद्धा बनोगे। तभी जेन वहाँ पर ईथन को करने के लिए एक मिशन भी देता है और उसको बताता है कि इस शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज चल रही हैं और इसी के साथ वहाँ से एक लेजेंडरी तलवार का हिस्सा भी गायब हो गया था। तो अब ईथन वहाँ पर उस मिशन की जगह पर पहुँचता है, पर अपना मिशन पूरा करने की बजाय वो इधर उधर घूम रहा होता है, जिससे कि ज़ीरॉन ईथन से गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर अपना मिशन पूरा करने की बजाय इधर उधर घूम रहे हो। अभी ईथन के फोन पर वहाँ पर उस तलवार की फोटो आती है जो कि उस यूनिवर्सिटी में से किसी ने चुरा ली होती है। अब उसके बाद ईथन वहाँ पर उस तलवार की फोटो ज़ीरॉन को भी दिखाता है, जहाँ पर वो तलवार आधी टूटी हुई होती है, जिसको देखने के बाद ईथन वहाँ पर तय कर लेता है कि वो किसी न किसी तरह यहाँ पर इस तलवार को ढूंढ के ही रहेगा। तभी ईथन वहाँ पर उस धमाके के बारे में सोचने लग जाता है जिससे कि वो अचानक से एक दूसरी दुनिया में चला गया था। पर इसको देखकर ज़ीरॉन वहाँ पर घबराने लग जाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ईथन को उसकी सारी सच बातें ना पता चल जाए। लेकिन ईथन तो वहाँ पर कोई और अचानक से बेवकूफी वाली बातें करने लग जाता है, जिस पर ज़ीरॉन वहाँ पर घबराना बंद करता है और सोचने लग जाता है कि ये बेवकूफ तो यहाँ पर मेरी सच्चाई कभी भी मालूम नहीं कर पाएगा। फिर दूसरी तरफ हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जिसने की वही टूटी हुई तलवार को चुराया होता है और अपनी पावर्स को यूज करके वो वहाँ पर उस टूटी हुई तलवार को जोड़ देता है। पर जैसे ही वो टूटी हुई तलवार वहाँ पर जुड़ती है तो उसकी पावर से वहाँ पर एक रिफ्ट पोर्टल खुल जाता है, जहाँ पर ईथन भी उसी जगह पर होता है, तो वो भी उस रिफ्ट पोर्टल के अंदर चला जाता है और फिर सोचने लग जाता है कि अब आखिरकार यहाँ पर कौन सा खतरनाक डीमन उसके ऊपर हमला करने के लिए आने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक छोटा सा केकड़े वाला डीमन आता है जो कि ईथन के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करता है, पर तभी उस हरी तलवार की पावर्स वहाँ पर उस केकड़े वाले डीमन पर भी पड़ जाती है, जिससे कि वो केकड़े वाला डीमन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक बन जाता है और ईथन के ऊपर वहाँ पर बहुत ही खतरनाक अटैक्स करने लग जाता है। तो फिर अब ईथन भी वहाँ पर उससे किसी तरह बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन तभी वो डीमन वहाँ पर पीछे से ईथन के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी ईथन भी वहाँ पर तय करता है कि वो भी रुक कर उस डीमन का मुकाबला करेगा, जिसके बाद वो अपनी तलवार से उस डीमन के ऊपर अटैक करता है और उसके अटैक से वहाँ पर उस डीमन का हाथ कट जाता है और ईथन को यहाँ पर ऐसा लगने लग जाता है कि वो इस डीमन को यहाँ पर बहुत ही आसानी से हरा देगा, इसलिए वो उस डीमन से वहाँ पर मुकाबला करने के लिए जाता है। पर अब की बार यहाँ पर वो डीमन ईथन से बचकर वहाँ से भागने लग जाता है। तो फिर अब ईथन वहाँ पर उस डीमन का पीछा करके उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करने की कोशिश करता है, पर अब की बार वो डीमन वहाँ पर पूरी तरह से तैयार होता है, जो कि पीछे मुड़कर ईथन के अटैक को वहाँ पर बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिससे कि ईथन की तलवार भी वहाँ पर टूट जाती है और फिर वो डीमन भी अपने बचे हुए एक हाथ से हमला करके ईथन को जमीन पर पटक देता है। और अब इससे ईथन की हालत वहाँ पर ऐसी हो गई होती है कि वो अब खुद से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। लेकिन तभी वो डीमन आगे बढ़कर ईथन को अपने हाथों में उठाता है और उसको बीच से काटने वाला होता है कि तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत ही खूबसूरत सी ताकतवर लड़की आती है, जो कि अपनी खतरनाक पावर से उस डीमन को वहाँ पर अपने एक ही वार से हरा देती है और ईथन की जान वहाँ पर बचा लेती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ईथन ज़ीरॉन को लेके अपने घर पर आ गया होता है, पर ज़ीरॉन घर पर अकेले पे ये सोच कर गुस्सा हो रहा होता है कि आखिरकार ईथन इस लड़ाई में भी जिंदा कैसे बच गया। अब उसके बाद ज़ीरॉन वहाँ पर अपनी सच्चाई बताने लग जाता है कि जब पहली बार ईथन दूसरी दुनिया में आया था तब ज़ीरॉन उसी को देख रहा था और सोच रहा था कि ईथन जल्द से जल्द उस डीमन के हाथों मारा जाए, क्योंकि ज़ीरॉन का काम यहाँ पर यह है कि वो तीनों दुनियाओं के बीच की सील की रक्षा करे, जो कि अभी कमजोर पड़ गई है। तो इसीलिए ज़ीरॉन वहाँ पर यह चाह रहा था कि अगर ईथन उस डीमन के हाथों मारा जाएगा तो तीनों दुनियाओं के बीच की सील रिपेयर हो जाएगी। पर जब ईथन पहली बार उस डीमन की लड़ाई से बच गया था, तब अगली बार ज़ीरॉन ने ही वहाँ पर ईथन की तलवार में छेड़छाड़ की थी, जिससे कि ईथन अगली लड़ाई में मारा जाए। पर उस लड़ाई में भी ईथन की सिर्फ वहाँ पर तलवार ही टूटी थी, पर ईथन वहाँ पर जिंदा बच गया था। और यही सोच कर कि ज़ीरॉन का वहाँ पर दोनों बार प्लान फेल हो गया, इसके लिए वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पे ज़ीरॉन के पास में ईथन भी आ जाता है, लेकिन ईथन ने वहाँ पर उसकी कोई भी बात नहीं सुनी होती है, जिससे कि ज़ीरॉन को वहाँ पर शांति मिलती है, क्योंकि अभी तक ईथन को उसकी सच्चाई मालूम नहीं पड़ी थी। लेकिन अब क्योंकि ईथन यहाँ पर अपनी पिछली लड़ाई में बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होता है, इसलिए वो यहाँ पर डर जाता है और फिर ज़ीरॉन से कहने लग जाता है कि अब मैं यहाँ पर आगे से डीमंस को मारने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर पहले से ही बहुत ही ज्यादा कमजोर है और लड़ाई में हमेशा वो दूसरों पर बोझ ही बनता है। तो फिर वो डीमंस को मारने का काम करे या ना करे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद ईथन वहाँ पे ज़ीरॉन को पकड़ के जोर जोर से रोने लग
जाता है, जहाँ पर जिरॉन ये सोचकर घबरा रहा होता है कि वो तो यहाँ पर ईथन को मारना चाहता है, पर अगर ईथन यहाँ पर डीमंस को मारने का काम ही नहीं करेगा तो जिरॉन यहाँ पर ईथन को मारेगा कैसे। इसीलिए जिरॉन वहाँ पर ईथन को बहाना बताने लग जाता है और कहने लग जाता है कि वो रिफ्ट पोर्टल वहाँ पर जो खुला था वो भगवान ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए खोला था। लेकिन तभी ईथन कहता है कि अगर भगवान सच में यहाँ पर मेरी परीक्षा ले रहे थे तो मेरी टूटी हुई तलवार को ठीक कर दें। जिस पर जिरॉन वहाँ पर गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि उस तलवार को ठीक करना कोई मामूली बात नहीं है और यहाँ पर उसका प्लान ईथन को मारने का फेल होता जा रहा है। पर तभी वहाँ पे अचानक से तेज हवाएं चलने लग जाती है और वही हरी रोशनी जिसने कि उस छोटे से डीमन को बड़ा बना दिया था वही आकर वहाँ पर ईथन की तलवार को ठीक कर देती है। जहाँ दूसरी तरफ हम लू वैंग को देखते हैं जो कि उसी यूनिवर्सिटी के पास गया होता है और उसी का आदमी वहाँ पर लू वैंग को बता रहा होता है कि अभी यहाँ पर उसी तलवार की हरी रोशनी को देखा गया था जिससे कि यहाँ पर भी एक रिफ्ट पोर्टल खुला था और जो कल यहाँ पर धमाका हुआ था वो भी उस हरी रोशनी की वजह से ही हुआ था। जिसको सुनने के बाद अब लू वैंग वहाँ पर सोचने लग जाता है कि मैंने जो यहाँ पर अफवाह सुनी थी कि इस यूनिवर्सिटी के नीचे एक गुप्त शहर छुपा हुआ है और बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं वो सच है। वहीं दूसरी तरफ हम ईथन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो हरी रोशनी ईथन की तलवार को ठीक कर दी होती है जिसको देखकर तो जिरॉन वहाँ पर शॉक हो गया होता है क्योंकि ऐसा करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ ईथन सोच रहा होता है कि उसने जो अभी कहा था कि अगर भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं तो वो उनकी तलवार को ठीक कर दें, तो यहाँ पर जो हरी रोशनी की वजह से तलवार ठीक हो गई होती है उसको ईथन वहाँ पर भगवान का चमत्कार सोच रहा होता है और कहने लग जाता है कि सच में भगवान यहाँ पर मेरी परीक्षा ले रहे थे इसलिए मैं डीमंस को मारने का काम नहीं छोड़ूंगा। जिस पर जिरॉन भी वहाँ पर यही सोच रहा होता है कि ये लड़का तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है जो कि इस चीज को यहाँ पर भगवान का चमत्कार सोच रहा है, पर चाहे कुछ भी हो इसकी बेवकूफी यहाँ पर मेरे ही काम आ रही है। आखिरकार ये डीमंस को मारने का काम करने के लिए तैयार तो हो गया, अब मुझे यहाँ पर ये सोचना है कि मैं अगली बार यहाँ पर ऐसा कौन सा प्लान बनाऊं जिससे कि ईथन यहाँ पर खत्म हो जाए। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर लू वैंग इस शहर के रहस्य को सुलझाने के लिए इसी शहर में रहने का फैसला करता है, जहाँ पर लू वैंग अपने फोन पर चूजन वंश के ग्रुप के चैट को खोलता है और उसमें सभी लोग वहाँ पर सिर्फ ईथन की ही बातें कर रहे होते हैं कि उसने यहाँ पर एक बहुत ही ताकतवर साथी के साथ में अपना दूसरा मिशन भी पूरा कर लिया है। वहीं लू वैंग के साथ साथ बाकी चूजन वंश के सभी लोग भी सोच रहे होते हैं कि क्या ईथन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमीर है क्योंकि यहाँ पर जितने भी ताकतवर लोग हैं वो सब ईथन के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि अब लू वैंग यहाँ पर ईथन से मिलने का तय करता है। वहीं दूसरी तरफ हम ईथन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिरॉन को बहुत ही तेज प्रेशर लगा होता है, इसीलिए वो वहीं मिट्टी के एक गुलदस्ते में अपना पेट साफ कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो ईथन को आते हुए देख लेता है जिससे कि जिरॉन शर्म के मारे अपने कांड को छुपाने की कोशिश करने लग जाता है। अब तब तक लू वैंग भी ईथन से मिलने के लिए उसके घर के बाहर आ गया होता है, पर वो जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो जिरॉन ने जो वहाँ पर उस गमले में अपना पेट साफ किया होता है वो पूरा जाकर नीचे लू वैंग के मुंह पर ही गिर जाता है, जिससे कि अब लू वैंग वहाँ पर तुरंत ही अपने घर पर जाता है और नहाता है। पर वो यहाँ पर सिर्फ ईथन के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि उसको अंदर से ऐसा लग रहा होता है कि ईथन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ईथन जो वहाँ पर अपनी बेवकूफी भरी हरकतें करता रहता है इसकी वजह से लू वैंग को वहाँ पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ईथन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी ईथन ही वहाँ पर लू वैंग से मिलने के लिए उसके घर के बाहर आ गया होता है, जहाँ पर जिरॉन भी उसके साथ में होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार इतना अमीर आदमी ईथन से मिलने के लिए उसके घर पर क्यों आया था। अब तब तक लू वैंग के घर का दरवाजा भी वहाँ पर खुल जाता है और ईथन उससे अंदर मिलने के लिए जाता है, पर जिस गुलदस्ते में जिरॉन ने अपना पेट साफ किया होता है वही गुलदस्ता ईथन यहाँ पर लू वैंग के लिए गिफ्ट में लेकर आया होता है, जिसके अंदर से बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही होती है जो कि लू वैंग को वहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। अब लू वैंग का नौकर वहाँ पे आके उस गुलदस्ते को वहाँ से ले जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लोग वहाँ पर बातें करने लग जाते हैं, पर तभी ईथन से वहाँ पर लू वैंग के घर का एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है जिसके के अंदर बहुत सारे कीमती सामान रखे हुए थे। तो इसको देखने के बाद में ईथन वहाँ पर लू वैंग से पूछने लग जाता है कि आखिर ये सभी सामान क्या है। तो लू वैंग उसको बताता है कि उसने यहाँ पर आज तक जितने भी डीमंस को मारा है उसको मारने के बाद में वो सब सामान उसको मिले हैं जो कि यहाँ पर ताकतवर हथियार बनाने में यूज होते हैं। तभी लू वैंग ईथन को वहाँ पर ये भी बताता है कि जब तुमने उस दिन उस डीमन को गलती से मार दिया था तब उसके बाद जो आइटम मिला था उसको तुमने नहीं उठाया था, पर लू वैंग ने वहाँ पर उस आइटम को उठा लिया था जो कि यहाँ पर ईथन को दे देता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर लू वैंग ने ही उस डीमन से ईथन की जान बचाई थी इसलिए ईथन
वहाँ पर उस आइटम का आधा हिस्सा लू एंग को देने का तय करता है, पर लू एंग वहाँ पर उसको साफ लेने से मना कर देता है, जिस पर ईफन वहाँ पर जबरदस्ती लू एंग का हाथ पकड़ के उसको दूसरी दुनिया में लेकर आता है, जहाँ पर लू एंग को ईफन के साथ में देखकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि लू एंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार से है और वो ऐसे ही यहाँ पर किसी के भी साथ नहीं घूमता है। जहाँ पर अब ईफन लू एंग को लेकर एक ऐसी दुकान पर आ जाता है जहाँ पर वो उस आइटम को बेच सके, पर वो दुकानदार वहाँ पर ईफन को एक बेवकूफ समझकर उसको इस आइटम का कम दाम बताने का सोच रहा होता है, लेकिन ईफन तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बेवकूफ होता है जो कि यहाँ पर उस आइटम का बहुत ही कम दाम खुद से ही मांग लेता है, जिस पर वो दुकानदार भी वहाँ पर खुश हो जाता है कि उसकी उम्मीद से तो इस आइटम का बहुत ही कम पैसा उसको देना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईफन ने जहाँ जहाँ पर भी लू एंग को छुआ होता है तो वो दूर खड़ा होकर उस हिस्से को साफ करने लग जाता है, पर उस दुकानदार की ठगी को देखने के बाद में वो वहाँ पर आगे आता है और उस दुकानदार से कहने लग जाता है कि तुम इस आइटम का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम दाम दे रहे हो। जहाँ पर लू एंग को देखकर वो दुकानदार वहाँ पर समझ जाता है कि वो अब यहाँ पर ईफन को ठग नहीं सकता है, इसलिए वो दुकानदार वहाँ पर उस आइटम का सही दाम ईफन को दे देता है। फिर उसके बाद अब वो दोनों उस दुकान से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर लू एंग ने तो उसमें से अपना हिस्सा लेने से मना कर दिया होता है, इसलिए ईफन वहाँ पर लू एंग को कुछ खिलाने का फैसला करता है। पर जब वो दोनों वहाँ पर एक रामेन की शॉप पर पहुँचते हैं तब ईफन वहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से रामेन खा रहा होता है, जिससे कि लू एंग को तो वहाँ पर रामेन खाने की इच्छा ही नहीं होती है और वो अपना हिस्सा भी वहाँ पर ईफन को दे देता है। पर तभी वहाँ पे उस रामेन के शॉप पर एक घमंडी आदमी वहाँ के वेटर के ऊपर फालतू ही चिल्ला रहा होता है और उस रामेन को वहाँ पर बकवास बताकर उसको भी फेंक देता है, लेकिन जब एक स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पर नीचे गिरे हुए रामेन को खाने लग जाता है तब वो घमंडी आदमी उस स्पिरिचुअल बीस्ट को वहाँ पर मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ का वेटर आकर उसको बचा लेता है, जिससे कि वो घमंडी आदमी वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस वेटर के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी ईफन वहाँ पे बीच में आकर उसको रोकता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम इस वेटर और इस स्पिरिचुअल बीस्ट को यहाँ पर फालतू में क्यों मार रहे हो, जिस पर उस घमंडी आदमी को तो वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो ईफन को भी यहाँ पर मारने की सोच रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि यहाँ पर तो ईफन के साथ में लू एंग बैठा हुआ था, इसलिए वो उससे डर कर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर अब वो वेटर ईफन को इसके लिए थैंक्स बोलने लग जाता है और तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट आकर ईफन को थैंक्स बोलने लग जाते हैं, जिसके बाद अब लू एंग भी वहाँ पर अपनी असली दुनिया में आकर एक समाज सेवा करने की सोचता है, जहाँ पर वो ऐसी दुकान खोलता है कि कोई भी जरूरतमंद यहाँ पर आकर फ्री में खाना खा सकता है, जिसके बाद अब लू एंग और ईफन वहाँ पर वापस से एक साथ में घूमने लग जाते हैं, पर तभी अचानक से लू एंग को वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पर एक रिफ्ट पोर्टल खोल देती है। तो फिर अब लू एंग भी वहाँ पर तुरंत ही उस रिफ्ट पोर्टल के अंदर वाले डीमन को मारने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ईफन भी लू एंग का साथ देने के लिए वहाँ पर चला आता है, पर तभी लू एंग वहाँ के डीमन को देखकर ईफन को बताने लग जाता है कि ये जो डीमन है वो एक 4 स्टार डीमन है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अचानक से हमला करने में माहिर है। तभी वो डीमन भी वहाँ पर उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है और अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ पर एक टॉर्नेडो बना देता है, जिससे कि अब लू एंग भी वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके एक सुरक्षा कवच बनाता है, पर तभी ईफन वहाँ पर जिरॉन को पकड़ के उस डीमन की तरफ फेंक देता है, जो कि सीधा वहाँ पर जाकर उस डीमन से टकराता है और इसकी वजह से वो डीमन भी वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता है, और तभी ईफन भी वहाँ पर आगे बढ़ के उस डीमन के ऊपर हमला करने जा रहा होता है कि तभी लू एंग उसको रोकता है और उससे कहता है कि ये डीमन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो हमें एक प्रॉपर प्लान बना के इस डीमन के ऊपर हमला करना चाहिए। पर ईफन तो यहाँ पर एक बेवकूफ लड़का है जिसको कि यहाँ पर तलवार पकड़ने का तरीका भी नहीं पता है, तभी वो डीमन भी उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ गया होता है, जिस पर ईफन भी वहाँ पर बिना किसी प्लान के आगे बढ़ के उस डीमन के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है, और अपनी तलवार को नचाते वक्त वो अपनी तलवार को जमीन पर इतनी जोर से पटक देता है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही जोर का झटका आता है और एक भूकंप आ जाता है, लेकिन इस झटके की वजह से वो डीमन वहाँ पर सुन्न पड़ गया होता है, इसलिए ईफन और लू एंग दोनों ही एक साथ में मिलकर उस डीमन को मारने के लिए जाते हैं, पर तभी वो डीमन वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके जमीन के नीचे चला जाता है, जिससे कि अब वो दोनों ही वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो डीमन किस तरफ से हमला करने वाला है। अब इससे पहले कि वो दोनों वहाँ पर कुछ सोचते कि तभी वो डीमन लू एंग पर अपनी पावर्स को यूज करके हमला करता है, पर लू एंग वहाँ पर तुरंत ही उस हमले को डॉज करता है और अपनी पावर्स को यूज करके उस डीमन के ऊपर अटैक करता है, पर तभी वो डीमन वहाँ पर अचानक से गायब हो जाता है और लू एंग ने जो वहाँ पर अटैक किया होता है वो सीधा जाकर ईफन को लगने वाला होता है कि तभी पता नहीं कैसे ईफन वहाँ पर अपनी तलवार को नचाने लगता है और वो अटैक उससे डॉज होकर लू एंग को ही जाकर लग जाता है, जहाँ
पर वो डीमन भी सामने आकर ईफन के ऊपर हमला करने लग जाता है। तो लुआंग वहाँ पर ईफन को बचाने के लिए उसके पास में जाने लग जाता है, लेकिन ईफन तो अभी भी यहाँ पर अपनी तलवार को सिर्फ इधर उधर घुमाने लग जाता है, जिससे कि वो उस डीमन को रोकने में कामयाब तो हो जाता है, पर इससे लुआंग को भी वहाँ पर झटका लगता है और वो पीछे चला जाता है। लेकिन इस पर लुआंग को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ईफन यहाँ पर सिर्फ अपनी बेवकूफी वाली हरकतें कर रहा है और इसकी वजह से लुआंग यहाँ पर उस डीमन के ऊपर ध्यान नहीं लगा पा रहा है, बल्कि उल्टा उसी को ही चोट लग रही है। अब तब तक वहाँ पर वो डीमन भी उन दोनों का मुकाबला करने के लिए सामने आ जाता है, जहाँ पर ईफन उल्टा लुआंग से ही कहने लग जाता है कि तुम तो यहाँ पर इस डीमन का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, इसलिए इस लड़ाई से पीछे हट जाओ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। जिसको सुनकर तो लुआंग वहाँ पर और भी ज्यादा चिढ़ने लग जाता है और सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर उस डीमन से पहले ईफन को ही अच्छा सबक सिखा दे, पर तभी वो डीमन भी वहाँ पर आगे आकर उनके ऊपर हमला करने लग जाता है, जहाँ पर ईफन तो बहुत ही आसानी से उस डीमन को रोकता है और अपने एक दो अटैक से ही उस डीमन को वहाँ पर बेहोश कर देता है। पर ये सब कुछ देखने के बाद में तो लुआंग वहाँ पर शॉक हो गया होता है, जहाँ पर वो ईफन की तारीफ करते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुम मेरे साथी बन जाओ, जिससे कि तुम मेरे साथ में रहकर यहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर बनते जाओगे। पर बेवकूफ ईफन को तो यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि लुआंग उससे ऐसा कह रहा है कि लुआंग यहाँ पर ईफन का चेला बनना चाहता है, जिस पर ईफन उसको वापस से कमजोर कहते हुए कहता है कि मैं तुमको चेला बनाने के लिए तैयार हूँ। पर अब इसको सुनते ही लुआंग वहाँ पर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और फिर अपनी खतरनाक पावर्स को यूज करके वो जो डीमन वहाँ पर बेहोश होता है उसको अपने एक ही अटैक से खत्म कर देता है, जहाँ पर ईफन भी यहाँ पर लुआंग की पावर्स को देखकर हैरान हो गया होता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।